नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप। बात होगी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में शहमात के खेल की। जी हां, 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब तमाम पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी पार्टी इस पूरे दौड़ में कमर कसने के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी दलितों का नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ ना हो जाए, इसे भांपकर यूपी बीजेपी संगठन ने अभी से ही नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी दलितों के नए मसीहा बने, इससे पहले ही बीजेपी उनके दलित प्रेम की हवा को अपने तरफ मोड़ने की कोशिश में जुट चुकी है और इसके लिए राहुल गांधी दलितों के कहीं नए मसीहा ना बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जोर लगा रही है। पहली बार प्रदेश बीजेपी का संगठन सीधे दलित युवाओं, दलित छात्रों, दलित और पिछड़े वर्ग के प्रोफेसरों और शिक्षाविदों को जोड़ रहा है और उनसे संवाद कर बीजेपी की विचारधारा उनके जरिए ही दलितों के बीच ले जाने की रणनीति बनाई जा रही है। यही नहीं, दलित छात्र और दलित एकेडमिया के जरिए ही दलित विमर्श में बीजेपी की विचारधारा को भी स्थान देने की रणनीति बनाई जा रही है। दलितों के बीच इस कार्यक्रम के सूत्रधार बीजेपी संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं, जो खुद भी अति पिछड़ी बिरादरी से आते हैं और उनकी कोशिश है एक ऐसा दलितों का बड़ा वर्ग तैयार करना जो कांग्रेस और सपा के दलित नैरेटिव को तोड़ सके। सामाजिक न्याय संगोष्ठी का पहला कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, जिसे बीजेपी नेता और राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह ने कराया। इसमें संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और बीजेपी के दलित चेहरे और मंत्री असीम अरुण शामिल हुए। ये काम बेहद गुपचुप तरीके से चल रहा है और मीडिया को ऐसे संगोष्ठियों से दूर रखा गया है। बीजेपी संगठन की कोशिश है कि सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक और शिक्षण संस्थानों में दलित और ओबीसी के युवाओं और छात्रों को एकजुट कर उन्हें बीजेपी की विचारधारा से जोड़ा जाए और वो एक ऐसी वैचारिक आर्मी के तौर पर तैयार हो जो कांग्रेस और सपा के दलित नैरेटिव का जवाब दे सके। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के हाथों बुरी तरीके से पिछड़ने के बाद बीजेपी के संगठन ने यह नई रणनीति तैयार की है। इसमें दलितों की वो फौज तैयार होगी जो कांग्रेस और सपा के नैरेटिव को ध्वस्त करे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी नई रणनीति के तहत अपने मिशन को धार देने में जुट गई है। राज्य में कांग्रेस अकेले दम पर अपनी ताकत आजमाने की तैयारी में लगी हुई है। राज्य में पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाने के साथ ही खुद की बैसाखी पर खड़े होने की तैयारी कर रही है। दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी सपा के साइकिल की हवा निकालने के लिए अपनी राह के लिए तलाश रही है। जानकारों की माने तो इसके लिए पार्टी खुद को मुस्लिम हितैषी बताकर चलने की कोशिश में लगी हुई है। बीते दिनों कुशीनगर में मदनी मस्जिद की घटना के बाद कांग्रेस ने खुलकर अल्पसंख्यक वर्ग का समर्थन किया है। इसके साथ ही सपा के नगर पंचायत अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस इन फैसलों से सियासी पंडितों की ओर यही मैसेज जा रहा है कि अब कहीं कांग्रेस अपनी रणनीति को इसी तरह धार देने लगेगी तो क्या सपा और कांग्रेस एक साथ वहां चुनाव लड़ पाएगी। वंचित और अल्पसंख्यक वर्ग के सहारे कांग्रेस अब आगे की रणनीति को तैयार कर रही है। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी में भी कांग्रेस दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में लगी हुई है। इस बार कार्यकारिणी को बड़ा बनाने की तैयारी है, जिससे हर वर्ग को हिस्सेदारी मिल सके। तो यूपी में जो शहमात का खेल है यह अब खेला जाने लगा है। 27 में भी वक्त है, लेकिन कोई भी पार्टी अब वक्त लेना नहीं चाह रही है और अपने मोमेंटम को आगे बरकरार रखने के लिए अभी से मेहनत करने में जुटी है। ऐसे में यूपी किसकी होगी ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में कोई किसी से कम नज़र तो नहीं ही आ रहा है। इसी पूरे मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता नेता
श्याम प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत जाटव साहब आपसे। देखिए, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ इसकी बात हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पहला सवाल यही है, क्या जो लोकसभा में हुआ वह आप भूल गए हैं, भुला देना चाहते हैं, या जनता ने, जो आप हमेशा से आपकी पार्टी के लोग कहते हैं, गलती सुधार ली है? तो क्या यह गलती जो सुधर गई है 2027 में भी रिफ्लेक्ट होगी? अगर ऐसा है तो फिर आप अभी से जो तैयारी में बिल्कुल जुटे हुए हैं कमर कस के, यानी कहीं ना कहीं आपको अंदेशा है कि हो सकता है कहीं 27 में फिर से वही ना हो जाए जो 24 के लोकसभा चुनाव में था। दलितों को भाई फोकस में सब रखना चाहते हैं, आप भी हैं उस श्रेणी में शामिल, लेकिन आपकी जो संगठनात्मक शक्ति है उसे आप धार देकर क्रियान्वयन करने में जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें तो खाई आप में महारत हासिल है। ऐसे में लग रहा है 27 के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, 27 एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की। जाटव साहब, लोकसभा 2024 के चुनाव में जो इंडिया अलायंस नाम का तथाकथित समूह था, उसने एक झूठा नैरेटिव चलाया, और झूठा नैरेटिव एकदम झूठा है। इसमें कहीं भी कोई न सिर उसका न पैर। संविधान खत्म कर देंगे, 8500 रुपया खटाखट हर महीना देंगे, और तमाम तरीके के इन्होंने जो झूठे वायदे जनता को करे और जनता को बरगलाने का प्रयत्न किया, और उसका खामियाजा जो है वो डेफिनेटली हमको भुगतना पड़ा। और प्रदेश की जनता को भी इस चीज के समझ आया कि इस प्रकार के झूठे प्रलोभन से अल्टीमेटली उन्हीं का परेशानी होने वाली है। और उसको उन्होंने जिस तरीके से उपचुनाव में एकजुट होकर के हमें जिताने का जो जीते, हम 10 में से 8 सीटें हम जिस तरीके से जीते, उससे साफ स्पष्ट हो गया कि जनता वो हमारे साथ है। हमारे विकास का जो एजेंडा है, विकास का जो काम चल रहा है, जनता उसके साथ है। और जनता को ये भी मालूम पड़ गया कि यही पार्टी ऐसी है जो जाति धर्म की नहीं बल्कि सर्व समाज के अपलिफ्टमेंट की राजनीति करती है, और हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग को, हर एक धर्म को उसका लाभ मिलता है, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं वो 100% हर व्यक्ति तक पहुंचती है। जाटव साहब, माफ कीजिएगा, टोक रहे हैं आपको, माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर जनता सब कुछ जानती है, जनता आपकी हितैषी है, आप जनता की तैयारी, तो फिर आप इतनी मेहनत अभी से क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय संगोष्ठी का आयोजन, आप हर दलित के वर्ग को साधने की कोशिश, इस बार एक नई प्रक्रिया के तहत जो स्कॉलर्स होते हैं, युवा वर्ग है, प्रोफेसर्स हैं, उनको शिक्षण संस्थान एकेडमिक्स से जो लोग जुड़े हैं उनको भी अपने पाले में करने की कोशिश और मैसेज स्प्रेड करने की, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं फिर आप जाटव साहब, जब जनता सब जानती है? हम लोकतांत्रिक संगठन हैं, हाँ। और हम 24 घंटा जो है हम इलेक्शन मोड में रहते हैं। हाँ। हम हार्डकोर राजनीति करते हैं। हम जो है फंड दे करके किसी को और पत्रक बंटवा दिए प्रकार की नहीं, जनता तक जमीनी स्तर पर काम करते हैं। चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे कोई भी ऐसा वर्ग जहां पर हमें पहुंच करके उस वर्ग के बीच में उनको एक जो बेस देने की आवश्यकता, हम उस काम को करते हैं। और उसके लिए हम 24 घंटा 24 आवर जो है हम काम करते हैं, साल के 365 दिन। तो उस काम को हम कर रहे हैं, इसमें कोई नया नहीं है। हम जनता के निचले स्तर तक, मतलब शुरुआती स्तर तक पहुंचने का हर संभव जो है कार्य करते हैं, और वो अनवरत चलता रहेगा। ठीक है जाटव साहब, नहीं ठीक है, आपने साफगोई से ये बात कही है, ठीक है। अब देखिए, पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी है। पूजा जी, देखिए, ये जो बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से ही, बहुत पहले से ही तैयारी करने लगती है। दलित एक ऐसा वर्ग है जो हर कोई अपने उसे रडार में रखना चाहता है। आप भी पीडीए की विचारधारा से आते हैं, कांग्रेस भी अब अल्पसंख्यक और दलित को साधने में जुड़ी है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आपको ज्यादा टक्कर कौन देगा, भारतीय जनता पार्टी या आपके पूर्व, अभी के भी साथी हम बोलेंगे, अब आगे की क्या होने वाली है नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी अब जो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में खेला हुआ है ना, उसके बहुत बड़ी जिम्मेदार के तौर पर कांग्रेस को देखा जा रहा है। क्या आपको डर है कि यही चीज उत्तर प्रदेश में कहीं ना हो जाए, और यदि ऐसा होता है तो पुराने दोस्त कहीं दुश्मन ना हो जाए?
फिर कौन सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका? आपको नमस्कार कुणाल जी, और साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा जो जनहित के लिए बात नहीं करेगा, जो जनहित के मुद्दों पे नहीं रहेगा। अगर जब ही कोई दुश्मन नहीं होता है, अगर भाजपा जनहित के मुद्दे पे बात करने लग जाए, जनहित के कार्य करने लग जाए, तो दुश्मन थोड़े ना है। हम इतने सारे प्रश्न उठाते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करने लग जाए, उनको एकोनोमिक करने लग जाए, तो पक्ष में है, हम विपक्ष में है। हम नहीं मानते कि कोई जो है किसी का दुश्मन होता है। यहाँ पे विचारधाराओं की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, और जो मुद्दे जनहित में है, अगर उन मुद्दों पे कोई भी पार्टी रह रही है तो हम जो है उसका, वो हमारे साथ रहे या नहीं रहे, उसके समर्थन करते हैं। जैसे चलिए ठीक है, तो मुद्दा कोई भी हो, लेकिन देखिए बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू की है और सबको पता है समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा ग्राउंड उत्तर प्रदेश ही है। सब वहां की आप मेन पार्टी होने के नाते आप अपनी तैयारियों को कब और कैसे धार देंगी? क्या आप इतनी बड़ी चुनौतियों से निपट पाएंगी? बातें करना आसान है, लेकिन वो धरातल पर आपको यदि 27 पर काबिज होना है तो आपको अभी से एक्टिव होना होगा। उसके लिए भी कुछ आपकी प्लानिंग है? कुणाल जी, जो है समाजवादी पार्टी धरातल पर है, समाजवादी पार्टी धरातल पर लगातार कार्य कर रही है, इसीलिए 2024 का परिणाम देखने को मिला। बाई इलेक्शन में जो चीजें हुई वो भी जनता ने देखी हुई है। और ये कहना कि कोई नैरेटिव, देखिए नैरेटिव जो है कोई कितना काम करता है, वो ईश्वर के भरोसे रहता है। नैरेटिव काम नहीं करता है। आप जनता के बीच में जाइए, कार्य करिए, वो कार्य करता है। वरना जो संविधान की बात करते हैं वो आपके नेता कह रहे थे, लल्लू जी कह रहे थे, आप उनको तलब नहीं कर पाए। अभी जो है बात करें तो दलित प्रेम की, तो इनका तो अवसरवादी दलित प्रेम है ना। जब हमारा पीडीए चला था, पीडीए पंचायत, पीडीए पखवाड़ा स्टार्ट हुआ था, तब इन्होंने तो डीपीए लेकर के आए थे, फिर उसको छोड़ दिया, उसको दरकिनार कर दिया कि नहीं अभी इसकी, अब चलो ठीक है चुनाव हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं। पर समाजवादी पार्टी लगातार अपने पीडीए को लेकर के आगे बढ़ती रही, अग्रसर रही, कार्य करती है और फिर भी कार्य कर रही है, ग्राउंड पे कंटिन्यूसली कार्य कर रही है। अब क्योंकि फिर इनको 27 की तैयारी करनी, तो फिर इनको दलित प्रेम याद आ गया हुआ है। ये दलित प्रेम तब भूल जाते हैं जब 69,000 भर्ती में घोटाले होते हैं और दलित और ओबीसी सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ये दलित प्रेम तब भूल जाते हैं जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान होता है, सारे दलित छात्र सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, भारत बंद होता है, तब ये भूल जाते हैं। जब चुनाव आता है तब इनको दलित प्रेम याद आता है। ये जनता भी देख रही है, जो कि कब इनको किसका याद आ रहा है, कब इनको किसका नहीं याद आ रहे थे। समाजवादी पार्टी धरातल पर है, मुद्दों को लेकर के है कुणाल जी, और मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। हम जनता के बीच में है, जनता के बीच में संवाद बिठा रहे हैं। और हम ऐसा कि हम चुनावी मूड में रहते हैं, ये भाजपा चुनावी मूड में रहते हैं हम तो हमेशा। विडम्बना यही ना कुणाल जी कि आपको जो है जो कार्यभार लिए हुए हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, आपके पास में सरकार है, आपके पास में सत्ता है, आपको कार्य करना है। पर ये साथ में क्या हो जाता है, ये जो है मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता रह पाते हैं, जनता के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। खड़े होकर के सदन में झूठ बोलते हैं, बाहर झूठ बोलते हैं, एक झूठ का पुलिंदा बनाते हैं, जनता के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो अब 27 के लिए झूठ का पुलिंदा बना, हम जनता के बीच में, हम जनता से संवाद बिठा रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं। और देखिए जनता भी अपने मुद्दों पर वोट करती है। देखिए जनता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जनता ना तो आपके कहने पे गुमराह होती है, ना हमारे कहने पे गुमराह होती है। जनता अपने मुद्दों पर वोट करती है। ये अलग बात हो सकता है कि आपके मैनिफेस्टो में लग रहा हो कि मुद्दा अलाइन कर के मुद्दों के साथ में, फिर आप उसको फॉलो ना करें, वो अलग बात हो जाती है। पर जनता आपको वोट दी हुई उसकी, जो मुद्दे जो उठा रहे हैं उसके, जनता ने अगर हमें वोट दिया तो हमारे मुद्दों पे वोट दिया हुआ है, और हम उसके मुद्दों पे कितना खड़े होते हैं। नहीं, ठीक बोल रही हैं आप, ठीक बोल रही हैं, लेकिन वही है ना, जनता की ट्रस्ट जीतने की ही बात है। और इसमें जितनी स्पीड के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है, आपको केवल मैच ही नहीं करना है, आगे निकलना है, तब जाके आपका यूपी का सूखा इस बार अब शायद समाप्त हो जाए या नहीं हो जाए, तो ऊपर वाला मालिक है। देखिए यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब, अब एक बात, आम आदमी पार्टी के साथ आपने जो किया है ना दिल्ली में, उसके बाद देखिए फ़ायदा आपको कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका फिर से खाता नहीं खुला। नुकसान हालांकि आपने किया है और इस नुकसान से आप खुश हैं, उत्साहित है कि आपने बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, लेकिन जिसका डर था आपके पार्टी के लिहाज से वही हुआ। आम आदमी पार्टी तो चली गई, बीजेपी आ गई। आपसे भी मैं वही सवाल पूछूंगा, आपका बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी या उत्तर प्रदेश में संभवतः समाजवादी पार्टी, या अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे? जुड़े हुए हैं जाटव साहब। देखिए जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में हुआ था वो सिर्फ नैरेटिव का ही खेल नहीं था, एक और बड़ा खेल था। आपके अंदर भी, पार्टी के अंदर भी एक रसाकशी थी, चाहे कोई माने
या ना माने। इसके साथ ही आरएसएस के साथ भी थोड़ा सा अलगाव, थोड़ी सी दूरी हो गई थी जेपी नड्डा साहब के उस बयान के बाद, यदि उसे ही आधार माना जाए। आपको लगता है कि इस बार अब जो ग्राउंड है, माहौल है, बिल्कुल आपके लिए मुफीद है? क्योंकि ये जितनी भी दूरियां थी, क्या इन्हें पाट लिया गया है? क्या अब नेतृत्व को लेकर के कोई सवाल नहीं है? क्या अब आप चूंकि दलित की बात करते हैं तो दलित की तो बात आप करेंगे, उनके वोट पाने की बात करेंगे, लेकिन सत्ता पर जो भी उपयुक्त होगा या जो है वही बेहतर रहेगा? आपने ये कहने का मतलब है कि तमाम समीकरणों को साध लिया है और अब आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं आपकी इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का जो है अपने आपको पीछे का। सर, सुनने में तो यही आया था, नागपुर हेडक्वार्टर्स थोड़ा साइलेंट था, उसके बाद जिस हिसाब से हरियाणा में आपके लिए बैटिंग बाद में की गई वो पहले नहीं हुआ था। ठीक है, आप बोलिए, आप अपना वर्जन तो दे ही दीजिए जाटव साहब। हाँ, देखो, मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ और मैं जो है शिक्षित स्वयंसेवक, ऐसा नहीं है कि जो है केवल शाखा गए और कह दिए नहीं। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि कहीं भी इस प्रकार की कोई भी बात नहीं थी। बिल्कुल जो है अपोजिशन के द्वारा ही ये भी नैरेटिव था कि हमारे बीच में कहीं कुछ मतभेद है। कहीं कोई मतभेद नहीं है, आपस में हम सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और ठीक उसी तर्ज पर हमने उस बात के जो चुनाव है हरियाणा में भी चुनाव लड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का जो प्रोपोगेंडा हुआ है इनके द्वारा, केवल उसके कारण से ये सब चीजें हुई। इसमें कहीं भी किसी भी रूप में जो बात कही जा रही है कि हमारी अंदरूनी कोई कलह थी। और देखिए, एक चीज और बता दूं, हमारे यहाँ पर रेखा गुप्ता जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया, शायद उन्होंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा, और वो अचानक मुख्यमंत्री बनाई जाती है। तमाम मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। हम जन आधार की पार्टी नहीं, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा ही हमारा जन आधार है। हम भाजपा के साथ में, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, चाहे कोई भी मंत्री बने, वो बनेगा। कोई वो भाजपा का कार्यकर्ता होगा, वो हम भी हो सकते हैं। प्रवेश वर्मा जी को लेकर नहीं, आजकल तो जाटव साहब बीजेपी में किसी को पता नहीं रहता है कि कौन सा विधायक मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बार का विधायक मुख्यमंत्री बन जाए, आजकल तो कुछ नहीं पता है। लेकिन आप एक बात ईमानदारी से बताइए जाटव साहब, नड्डा साहब ने जो बयान दिया था, मैं पहले फिर से जा रहा हूं, क्या उसका कोई कसर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ? क्या आपको लगता है आरएसएस उस समय भी सपोर्ट कर रही थी और आज भी कर रही है? यदि ऐसा है तो फिर नड्डा साहब का जो बयान था कि बीजेपी अब खुद सेल्फ सफिशिएंट है, क्या उसके बारे में भी बता दीजिए। फिर ये बयान क्यों देना पड़ा जब आरएसएस का सपोर्ट आप लेते ही हैं? अरे साहब, जितने भी संगठन मंत्री हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब पहले स्वयंसेवक हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। और मैं बता रहा हूँ, जितने भी हमारे संगठन मंत्री है वो सब वो हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। तो ऐसा नहीं है, अधिकांश, मतलब मैं आपको पूरा उससे जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि 80% से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं। तो इस प्रकार का तो सोच भी नहीं सकते जो आप बोलना चाह रहे हैं। हम कहाँ सोच रहे हैं, हमने तो जो सुना था उस समय अध्यक्ष साहब को, उसी के बारे में सुना। आप हमारे काम को समझें, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक परिकल्प है भारतीय जनता पार्टी, जो पॉलिटिकल काम करता है। बाकी तमाम हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। तब पता नहीं तब नड्डा साहब ने ऐसा क्यों ही कह दिया। खैर, हम पुराने चैप्टर्स को क्या ही बार बार खोले, जब हम आप ये समझ सकते हैं तो पता नहीं नड्डा साहब ने कैसे ही कह दिया था। खैर, जो भी हो, नहीं, गलत समझे और उसको गलत तरीके से जो है अपोजिशन ने फैलाया। ठीक, कोई उसका वो भी उसका अपोजिशन का ही जो है ना परसेप्शन था और कोशिश करी, मगर वो कामयाब नहीं हुई। ठीक, अच्छा मत मिला, मतलब नैरेटिव की लड़ाई है। ठीक है, घूम फिर के हम उसी पे आ गए। पूजा मिश्रा जी, अब देखिए, वो परसेप्शन की लड़ाई थी, नैरेटिव की लड़ाई थी, धरातल पर वैसा कुछ भी नहीं था। तो उस हिसाब से तो जो भी हुआ था, स्पीड ब्रेकर लगा था, वो मोमेंट्री था। अब तो फुल स्पीड में गाड़ी बढ़ेगी। ऐसे में आपकी पार्टी उससे ओवरटेक कर पाएगी क्या? मुझे लगता है कि जो कुणाल जी, जो जनता का जो है मत होता है, जनता के जो मुद्दे होते हैं ना, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए।
ये भाजपा की एक अलग नीति चली आ रही है कि अगर कुछ बुरा हो गया तो जो है विपक्ष जिम्मेदार है, अगर इनके पार्टी में बुरा हो गया तो विपक्ष जिम्मेदार है। कुछ भी हो जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष के पीछे छुप जाइए। अब नड्डा जी को जो है विपक्ष ने बोला होगा कि भाई आप इस तरीके का बयान दीजिए, या फिर जो है मोहन जी को विपक्ष ने बोला होगा कि आप जो है इस तरीके का बयान दीजिए। अब लल्लू सिंह जी को भी जो है हम ही ने बोला क्या कि आप इस तरीके का बयान दीजिए, या फिर हमने होम मिनिस्टर को बोला भाई सदन में खड़े होकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए अपमान वाले शब्द यूज करिए। मतलब कैसे बातें करते हैं, इनका बस एक ही आंसर हो गया उन्हें कि कोई भी प्रश्न रहे उसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब कि भाई हम नहीं थे, विपक्ष जिम्मेदार है। 1978 की बात करिए, उस वक्त सरकार किसकी, जनता पार्टी की, लेकिन जिम्मेदार कौन है, विपक्ष है। तो ये देखिए जनता देख रही है, ये चीजें जनता समझ रही है और जनता अपने मुद्दों पर जो अलाइन होगा उसी को वोट देगी। अभी मुझे एक बड़ी बात बुरी लगी जो इन्होंने दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है उनके लिए बोला कि महिला चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली की चौथी बार महिला चीफ मिनिस्टर है। और महिला चीफ मिनिस्टर तो मैं काफी सम्मान करती हूँ, भारत देश को इतने साल हो गए आजाद हुए और अभी आज की तारीख में देखा जाए तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 2 महिला चीफ मिनिस्टर है, दूसरी महिला चीफ मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुख्यमंत्री बन जाएंगी। भाई वो छात्र राजनीति से निकल करके आई हुई, राजनीति कर रही जीवन भर, उन्होंने ये कल्पना नहीं की कभी मुख्यमंत्री भी बनेंगी। मैं इस बात को नहीं एग्री करती हूँ। जो राजनीति कर रहा है वो कल्पना करता है। हाँ, ये बोली थी इस बार बन जाएंगी या ये बना दिया जाएगा, उसकी उनको जानकारी ना होना ये अलग बात हो सकती है, पर उनको ये कभी सोचा ही नहीं हो कि मुख्यमंत्री भी बनेगी, ये नहीं हो सकता। छात्र जीवन से तो राजनीति करके उठ के आ रहा है तो जो है वो लायक नहीं होंगे, इसलिए आपने बनाया हुआ है। हम उसको बधाई देते हैं कि आपने कदम उठाया, पर इसका आशय ये निकल करके नहीं आता है कि आप जो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही बने रहे, हर कोई बीजेपी कार्यकर्ता रहे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है ना कुणाल जी, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि पूरे प्रदेश की जो है वो कार्यभार को संभाले, फिर वो बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके ना रहे। जब चुनाव आए तो बीजेपी का कार्यकर्ता की तरह कार्य करे। ठीक ये है तो प्रिया जी। लाजमी है। नहीं चलिए, ये तो बीजेपी की बात है, लेकिन आपके पास एक दोहरी चुनौती है। देखिए, आप इसे माने ना माने, अब पता नहीं आप इसे कैसे पाट पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक खुद आपके अलाय कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने जिस मोमेंटम को गेन करने की बात वो कह रही है दिल्ली में, क्या वही चीज हमें यूपी में दिखेगा, या यूपी में हम फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को साथ में चुनाव लड़ते देखेंगे? क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो नुकसान आप ही का होगा, चाहे आप माने या ना माने। खुराल जी देखिए, अभी मैं आपको अभी जो वर्तमान में जिस वक्त डिबेट हो रहा है 12:55 आज जो है 23 तारीख है, 23 फरवरी है 2025 का। इस वक्त की अगर बात करें तो कुणाल जी, समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक में है, कांग्रेस के साथ में है। अगर आज की तारीख में चुनाव हो शायद तो हम साथ में ही चुनाव लड़ें और लड़ ही रहे हैं। और आगे चल करके क्या होगा? जाटव साहब मुस्कुरा बहुत रहे हैं, बता दीजिए क्यों मुस्कुरा रहे हैं जाटव साहब? मुस्कुराना, चलिए मुझे एक चीज ठीक है, कम से कम इतनी ये जो डिबेट हुई ना इसमें मुस्कुराहट दोनों तरफ से आई, और मुझे लगता है इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है इस डिबेट को क्लोज करने का। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में शहमात की खेल जब होगी तब होगी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हर कोई अपनी तैयारी को बिल्कुल उच्च कोटि की रखना चाहता है, कोई पीछे नहीं है। अब देखिए जनता किसके लिए अपना पक्ष देती है, वोट रखती है और किसे फिर से ताज पहनाती है, वक्त तय करेगा। तैयार सब हैं। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।